वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिस्ट्री की बुक हमारे अतीत भाग 2। इसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम 1000 साल के टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि 1000 सालों के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। वो परिवर्तन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं, तो उन परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपको लास्ट तक देखनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो मैप हैं, दो मानचित्र हैं, मानचित्र 1 और मानचित्र 2। तो ये मानचित्र क्या दिखा रहे हैं, हम दरअसल चेंजेस देख रहे हैं, टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो मानचित्र भी देखेंगे हम कि टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से मैप जो है वो भी चेंज हुए हैं। पहले वाला मैप देख रहे हैं आप, तो ये मैप मानचित्र 1 है जो ये 600 ईयर्स पहले बनाया गया था। मानचित्र 2 मैप 2 से। तो पहला मैप कब बनाया गया है? 1154 में, 1154 में बनाया गया है। ये नक्शा किसके द्वारा बनाया गया है? अल अदरीसी के द्वारा बनाया गया है। ये ज्योग्राफर थे, इनके द्वारा बनाया गया है ये मैप। तो दूसरा मैप है, ये मैप बनाया गया है 1720 में। तो आप पहले मानचित्र को अगर देखते हैं तो इसमें जो एरिया दिख रहा है वो नीचे वाला एरिया है जो वो इंडिया है, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप का कुछ हिस्सा है जो दिखाया गया है। इस मैप को अल अदरीसी ने बनाया हुआ है। तो जो साउथ वाला एरिया है वो नॉर्थ की तरफ दिखाया जा रहा है। तो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इंडिया का एरिया दिख रहा है। ये नॉर्थ, ये साउथ वाला एरिया है इस मैप में। ये साउथ वाला एरिया ये नॉर्थ में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये उल्टा सा मैप बना हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस मैप और इस मैप में कितना फ़र्क है। ये मैप कोई रियल लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन ये मैप रियल नहीं लग रहा है इतना, ठीक है। तो इस तरह से टाइम के साथ चेंजेस आती हैं। तो मैप के ज़रिए आप देख सकते हैं किस तरह से मानचित्र बनाने की कला में भी चेंज आई है। तो मानचित्र 2 है, ये किसने बनाया है? ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर हैं फ्रेंच, उन्होंने बनाया हुआ है 1720 में। तो इस मैप को दरअसल, ये वाला मैप जो देख रहे हैं आप, इस मैप को दरअसल जो यूरोपियन सेलर थे कि समुद्री यात्रा कर सके, उसके लिए ये उन्होंने मैप बनाया हुआ था। तो टाइम के साथ किस तरह से वर्ड्स में भी चेंज देखने को मिलती है। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नई और पुरानी शब्दावली देखेंगे। जैसे मीडिएवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन जो है, मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी से भिन्न है। तो फ़ारसी की जो फ़ारसी लिखी जाती थी मध्य युग में, मीडिएवल टाइम में, तो वो आज की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी से बहुत अलग है। ये आप एनसीईआरटी की किताब में देख भी सकते हैं किस तरह से मीडिएवल पर्शियन लिखी जाती थी, जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स सी थी, और मॉडर्न पर्शियन किस तरह से लिखी जाती है, जो थोड़ी ज़्यादा आसान है पढ़ने के लिए। आज मॉडर्न नेशन स्टेट इंडिया कहा जाता है। 13वीं सदी के इतिहासकार मिन्हाजे सिराज के अनुसार इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा और जमुना के बीच के स्थित इलाकों में से था, ठीक है। तो मिन्हाजे सिराज के अनुसार इंडिया किसको कहा जाता था, हिंदुस्तान किसको कहा जाता था, उसने हिंदुस्तान शब्द का ही प्रयोग किया था। तो हिंदुस्तान वो एरिया था जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो इलाका था उसको हिंदुस्तान कहते थे। बाबर के कहने का आशय था यहाँ का भूगोल, पशु पक्षी और संस्कृति, यानी यहाँ की जो ज्योग्राफी है, फौना और कल्चर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बाबर ने कहा था। अमीर खुसरो हैं, ठीक है, इन्होंने भी हिंद शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने हिंदुस्तान शब्द नहीं प्रयोग किया, लेकिन हिंद वर्ड प्रयोग किया है, हिंद शब्द का प्रयोग किया था जो हिंदुस्तान से मिलता जुलता। अब यहाँ पे वर्ड फॉरेनर आ रहा है। फॉरेनर वर्ड का मीनिंग क्या होता था पहले और अब क्या है? फॉरेनर वर्ड का मीनिंग, जहाँ जो विदेशी है उसको पहले क्या कहा जाता था और अब क्या कहा जाता है। जैसे मॉडर्न टाइम में आज हम कहते हैं फॉरेनर कौन होता है? जो इंडियन ना हो, ठीक है। लेकिन पहले मीडिएवल पीरियड में फॉरेनर शब्द जो परदेसी होता था वर्ड, उसको स्ट्रेंजर को कहा जाता था, ठीक है, अजनबी को कहा जाता था। जैसे हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है फॉरेनर को। तो इस तरह से टाइम के साथ शब्दों का अर्थ भी चेंज होता है। और एक और एग्जाम्पल भी है, जैसे शहरी लोग जो होते थे वो गांव के लोगों को, जो जंगलों में रहते थे लोग, उनको परदेसी कहते थे, ठीक है, उनको अजनबी कहते थे, उनको फॉरेनर कहते थे। जबकि जो गांव में एक साथ लोग रहते हैं वो एक दूसरे को तो अजनबी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो टाउन वाले एरिया जो होते थे, जहाँ सिटीज़ वाले एरिया, वहाँ के लोग
जंगलों में रहने वाले लोग, जहाँ गांव में रहने वाले लोगों को परदेसी कहते थे। तो अब उसके बाद है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर वर्ड का क्या मीनिंग है? तो कार्टोग्राफर कौन होता है, या मानचित्रकार कौन होता है? जो व्यक्ति मानचित्र बनाता है, ए पर्सन हु मेक मैप्स। तो जो मैप्स बनाता है उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके स्रोत। तो हिस्टोरियंस कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा है कि जनरली इतिहासकार किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो काइंस इंस्क्रिप्शंस वगैरह रहती है उसका प्रयोग करते हैं। तो अब हिस्टोरियन जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं हिस्ट्री को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन का नेचर कैसा है, ठीक है। तो इस बुक में आप जो स्टडी करोगे हिस्ट्री का पीरियड, वो होगा लगभग 1000 वर्षों का, 1000 ईयर्स का। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? 700 से 1750 तक का टाइम पीरियड। जैसे अब 2020 चल रहा है, ऐसे ये पीरियड जो इन 1000 वर्षों की जो हम स्टडी कर रहे हैं वो रहेंगे 700 से 1750 क्रिश्चियन एरा, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइम को स्टडी करना इतना इजी नहीं होगा। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिस्टोरियंस टू स्टडी दिस पीरियड बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो इस टाइम को स्टडी करना इतना आसान हिस्टोरियंस के लिए नहीं था। तो इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का सहारा लेते थे? इतिहासकार पहले सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य आदि पर निर्भर करते थे, लेकिन बाद में लिखित सामग्री की संख्या बढ़ी और इसके साथ ही कागज़ का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। तो पहले जो इतिहासकार थे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्किटेक्चर, इन सभी का यूज़ करते थे इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन जैसे जैसे रिटर्न रिकॉर्ड्स आता गया, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आता गया, तो इंफॉर्मेशन का सोर्स भी बढ़ता गया। अब कागज़ जो था वो भी आसानी से और बहुत ज़्यादा मिलने लगा, वाइडली अवेलेबल होने लगा। तो इसलिए जो रिकॉर्ड जो लिखा जाता था वो अब कागज़ों पे लिखा जाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से इतिहासकारों के लिए सोर्सेज भी बढ़ गए हिस्ट्री को स्टडी करने के। लेकिन पहले ऐसा रहता था कि कागज़ जो थे काफ़ी कम होते थे। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स पुरानी मिलती भी हैं आज हमें, जो कि संग्रहालयों जहाँ आर्काइव्स में रखी है, तो वो कागज़ों पे लिखी जाती थी, लेकिन वो कागज़ काफ़ी कम होते थे उनके पास। और कई बार ऐसा होता था कि जो कागज़ होता था उसको मिटाया जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो बहुत सारी हमने खो दी, और जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो हमारे पास अब नहीं हैं। तो उन्हीं जो पुरानी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं अब हमारे पास वो नहीं हैं, और सिर्फ उनकी कॉपीज़ ही हैं जो कि दूसरे स्क्राइब्स ने बनाई हुई हैं या लिखी हुई हैं। अब अभिलेखागार क्या होता है, आर्काइव क्या होता है? तो आर्काइव वो जगह होती है यहाँ पे हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हो गए या मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, दस्तावेज, पांडुलिपियाँ, इनको हम स्टोर करते हैं। तो आज हमारे पास नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे काफ़ी सारे आर्काइव्स हैं, ठीक है। आर्काइव्स हैं, ऐसे अभिलेखागार हैं जहाँ पे हम अपने तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। हम जो भी हमारे आर्काइव्स हैं वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन जो भी हमारे रहते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रहते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं। आर्काइव क्या होता है, अभिलेखागार क्या होता है, ये आपको क्लियर है। अब मिनिएचर पेंटिंग देखेंगे, लघु चित्र। यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये लघु चित्र बना रहा है, मिनिएचर पेंटिंग बना रहा है। तो ये मिनिएचर पेंटिंग जो लघु चित्र इनका आकार क्या होता है? 10.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 इंटू 7.1 सेंटीमीटर। तो इसका इतना सा आकार होता है, और ये छोटे छोटे आकार के ही कागज़ों में बना मिनिएचर पेंटिंग इतने से कागज़ पे ही बनाई जाती है, छोटे छोटे कागज़ पे। इतने सुंदर थे, अब ये पांडुलिपियाँ इतनी सुंदर थी कि इनको अब आगे चलकर संग्रहकर्ता थे जो अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग कर देते हैं और बेचने लगे थे, ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं इनको, लघु चित्रों को कितने कागज़ पे बनाया जाता है? 10.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये मिनिएचर पेंटिंग हैं। तो मिनिएचर पेंटिंग इस तरह से बनाई जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, उनके
ऊपर उनके जहाँ उसके अलग अलग वर्जन लिखे गए, तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में जो लिखा था किस तरह से उसमें चेंजेस आ गई, तो मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों में अंतर, ये हम देखते हैं कि टाइम के साथ किस तरह से जो प्रतिलिपियाँ थी उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी, उनके जो अलग अलग वर्जन थे उसमें किस तरह से अंतर आता गया। तो सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही हैं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। तो उदाहरण जैसे जियाउद्दीन वरनी का वृतांत है, तो जियाउद्दीन वरानी ने एक क्रॉनिकल लिखी थी 1356 में, अनदर वर्जन उसका 2 साल बाद आया, तो दोनों वर्जन जो थे उसके काफ़ी एक दूसरे से अलग थे। तो इस तरह से आप देखते हो कि किस तरह से प्रतिलिपियों में भी अंतर आया है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, इस टाइम पीरियड में जो 1000 वर्षों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये इस टाइम पीरियड में नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स कौन कौन से रहे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 1000 वर्ष का टाइम है, ये इतिहासकारों के लिए, हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी चुनौती बात। तो क्योंकि इस काल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। टाइम के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी भी हमें देखने को मिली है इस टाइम पीरियड में, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेयास्त्रों का, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये नई टेक्नोलॉजी भी हमें देखने को मिली है, कुछ नई प्रौद्योगिकी भी देखने को मिली है। तो इसके साथ साथ और भी सारी चेंजेस आई खान पान में, जैसे तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय, काफ़ी, ये इसी टाइम पीरियड में भारतीय उपमहाद्वीप में आया है। इससे पहले हमें आलू, मक्का, जो मिर्च, चाय वगैरह कॉफ़ी थी, ये हम नहीं जानते थे इसके बारे में, ये बाहर से ही आया है सब। तो ये किसके द्वारा आया है? जो लोग बाहर से आए हैं, नई प्रौद्योगिकी और नई जो फसलें जो हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया में आई हैं, तो ये बाहर के लोगों द्वारा आई हैं। ये लोग बाहर से आए, इन चीज़ों के साथ साथ ये अपने विचार भी लेकर आए हैं। ठीक है, नए विचार भी लेकर सब कॉन्टिनेंट में आए। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। साइड में जो पिक्चर आप देख रहे हैं पर्शियन व्हील की है, ये पिक्चर है। ठीक है, तो ये रहट बोलते हैं इसको, पर्शियन व्हील। तो ये भी इसी टाइम पीरियड में देखने को मिला है। तो हम नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मोबिलिटी लोगों की बढ़ गई, लोगों की गतिशीलता बढ़ी, लोग की जो जर्नी थी, एक जगह से दूसरी जगह आना लोगों ने शुरू किया, जर्नी स्टार्ट की। तो इस टाइम पीरियड में जो राजपूत थे, राजपूत समुदाय, उसका महत्व बढ़ा। 8 से 14वीं सेंचुरी के बीच ये रहे हैं। ठीक है, राजपूत, ये अपने आप को क्षत्रिय कास्ट कहते थे, क्षत्रिय कास्ट होने का ये दावा करते थे। तो राजपूत का क्या अर्थ होता है? राजा का पुत्र। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में 8वीं से 14वीं सदी के बीच राजपूतों का भी काफ़ी प्रभुत्व रहा है। तो इस युग में राजनीतिक दृष्टि से दूसरे जो लोग थे, जिसमें मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायसथ आ जाते हैं, तो इन्होंने भी राजनीतिक दृष्टि से इस टाइम पीरियड में काफ़ी अपने आप को आगे रखने की कोशिश की है और अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ किया है अपने आप को पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बताने के लिए। इस टाइम पीरियड में साथ ही साथ जंगलों की कटाई होना शुरू हो गई, खेतों का बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, तो वनवासी जो थे वो ज़मीन की जुताई करने लगे अब, और वो कृषक बन गए, पीजेंट्स बन गए। तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और लैंड एरिया कल्टीवेशन के लिए काफ़ी बढ़ाया गया। साथ ही साथ जो पीजेंट्स थे, जो कृषक थे, ये काफ़ी इन्फ्लुएंस होने लगे रीजनल मार्केट से, प्रीस्ट से, मोनास्ट्रीज थे या टेम्पल थे, तो उनसे प्रभावित होने लगे और इन पीजेंट्स का फ़ायदा इन दूसरे लोगों ने भी उठाना शुरू किया। जैसे ही फसलें ज़्यादा होने लगी तो कुछ हिस्सा इन लोगों को भी देना पड़ता था, कृषकों को। तो इस तरह से एक कम्प्लेक्स सोसाइटी का निर्माण होना शुरू हुआ और समाज में एक इनइक्वालिटी आती गई। अब ये पीजेंट्स जो थे, ये कृषक थे, इनको कर देना पड़ता था और बड़े किसान और छोटे किसान में भी अंतर आना शुरू हो गया और इस तरह से समाज में अंतर बढ़ा और बहुत सारी जातियाँ भी बन गई। ठीक है, अब जो भी जातियाँ बन गई, अलग अलग जातियाँ बन गई, एक इनइक्वालिटी समाज में, हमारे समाज में आ गई और लोग गुरु जाति इसमें बंट गए। तो अलग अलग जाति सब अपने अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस बनाती थी और उनको फॉलो करती थी।
तो इस तरह से आपने सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम रीजन एंड एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, इस टाइम पीरियड का क्षेत्र और साम्राज्य। तो टाइम के साथ साथ प्रशस्ति लिखी जाती थी, तो अलग अलग राजाओं की प्रशस्ति लिखी गई है। यहाँ पे ग्यासुद्दीन बलवान की प्रशस्ति है, उसमें उसकी प्रशंसा की गई है। प्रशस्ति में प्रशंसा की गई होती है किसी भी राजा की, तो उसमें प्रशस्ति में ये बताया गया है कि जो ग्यासुद्दीन बलवान था, इसका राज्य कहाँ से कहाँ तक था, बंगाल से लेकर, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक, और साथ ही साथ संपूर्ण दक्षिण भारत जिसको द्रविड़ कहते हैं, ये भी उसके राज में आता था। तो इस तरह से प्रशस्ति लिखी जाती थी इनकी, और राजा खुद ही होते थे ये प्रशस्तियाँ एक तरह से लिखवाते थे। विजय अभियान के जो दावे किए जाते हैं कि इतना एरिया उस राजा के अंडर था, तो इसको इतिहासकार अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। तो वो इतिहासकार अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों जो डिफरेंट रूलर्स रहे हैं अपनी प्रशस्तियों में इस तरह के अपने अधिकार का उल्लेख करते रहते हैं। साइड में जैसे आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, इसमें काफ़ी एरिया कवर है, इसमें म्यांमार वगैरह और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान सब इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे मार्क किया गया है, और एरिया 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये अलग अलग एरिया है, इसमें अलग अलग एरिया के अलग अलग नाम हैं। तो ये सारा एरिया किसके अंडर था, किसके रूल में था, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो ये सारा एरिया, ठीक है, तुगलक के राज्यकाल के अंतर्गत आता था। तो टाइम के साथ साथ बहुत सारे राज्य बनते हैं, और फिर बाद में फिर उनके ऊपर दूसरे राजा का अधिकार हो जाता है। तो सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो गई थी। तो ये क्षेत्र जो थे विशेष शासक रघुवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। अब अलग अलग जो वंश थे उनके बीच टकराव चलता रहता था, और अपने अलग अलग इनके राज्य रहते थे, और इनकी अपने राज्य को बढ़ाने की जो प्रवृत्ति थी हमेशा रहती थी, और इनमें काफ़ी टकराव रहता था। तो ये टाइम के साथ साथ एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे, और टाइम के साथ साथ वो साम्राज्य बिखर भी जाता था, और टाइम के साथ साथ उनका साम्राज्य बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता था। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। तो इस तरह से अलग अलग जो रूलर्स थे हमारी कंट्री में आते रहे हैं। हम क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, रीजन एंड एम्पायर के बारे में। तो अलग अलग जगह के बारे में अमीर खुसरो ने भी लिखा है कि किस जगह में कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने इसके बारे में लिखा है सन 1318 में उसने बताया है कि किस जगह पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। तो टाइम पीरियड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 18वीं सदी तक हमने देखा कि मुग़ल वंश जो है 18वीं सदी के शुरू में ही उसका पतन होना शुरू हो गया था, और काफ़ी छोटे छोटे राज्यों में वो बंटना शुरू हो गया था। अब छोटे छोटे राज्यों में बंटना तो शुरू हो गया था मुग़ल साम्राज्य, एक बहुत बड़ा एम्पायर, लेकिन फिर भी जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों के शासन ने सभी जो छोटे बड़े क्षेत्रों की प्रकृति थी वो बिल्कुल बदल दी थी। ठीक है, उनका जो नेचर था सोसाइटी का वो बिल्कुल चेंज फिर भी कर दिया था। बेशक अलग अलग छोटे छोटे राज्य बन गए थे, लेकिन जो भी एक पूरे ब्रॉड एक एम्पायर में जैसा होता था, जैसी संस्कृति, जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा समाज, वो एक छाप एक समाज पर छोड़ी जा चुकी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 700 से लेकर 1750 के बीच के जो 1000 वर्ष हैं, तो इनमें अलग अलग क्षेत्रों को हम उनकी प्रकृति जो है उसको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। टाइम पीरियड के साथ उनकी प्रकृति जो है डेवलप हुई है, बल्कि ये भी हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र थे उनकी प्रकृति जो है उसकी अपनी खुद की विशिष्टताएं भी हैं। ठीक है, लेकिन समन्वय की सर्व क्षेत्रीय जो ताकतें हैं उनका प्रभाव भी उन पर पड़ा था। तो आपने रीजन एंड एम्पायर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में, पुराने और नए धर्म।
तो धर्म में किस तरह से परिवर्तन आया, कौन सा धर्म कब हमारे सब कॉन्टिनेंट में आया, वो भी हम देखेंगे। तो इन 1000 वर्षों की पड़ताल में धार्मिक परंपराएं जो हैं उनमें भी काफ़ी परिवर्तन आया है। जैसे हिंदू धर्म है जो, इसमें काफ़ी देवी देवताओं की पूजा होना शुरू हो गई, राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया और ब्राह्मणों का महत्व जो है काफ़ी बड़ा है इस टाइम पीरियड में। तो एक इसी टाइम पीरियड में भक्ति की अवधारणा भी आई है। भक्ति की अवधारणा, तो भक्ति की अवधारणा क्या है, जैसे हम किसी भी देवी देवता, एक अपना इष्ट देवता मान ले कि एक देवी देवता को, और हम उसी की पूजा करते हैं, और इस तरह से भक्त स्वयं अपने देवी देवता तक पहुंच सकता है बगैर किसी पुजारी के विशद कर्मकांड के। ठीक है, तो इस तरह से ये भक्ति की अवधारणा भी इसी टाइम पीरियड में आई है। साथ साथ इसी टाइम पीरियड में हमारे उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नए नए धर्म भी आए हैं, नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ है। जैसे कुरान शरीफ है, उसका संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा है। तो कुरान शरीफ हमारे इंडिया में कब इसका संदेश पहुंचा है, 7वीं सदी में। किसके द्वारा, व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा। तो मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, तो वो उस धर्म ग्रंथ के अनुसार ईश्वर जो है एक है, जिसको अल्लाह कहते हैं, ईश्वर एक अल्लाह है। ठीक है, और प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, और वो व्यक्ति चाहे किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो। ठीक है, तो ये कुरान शरीफ में कहा गया है। नए और पुराने धर्म, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अब कई इस्लाम शासक थे जो इन विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्री जिनको उलेमा भी कहते हैं, इनको संरक्षण देते थे, इनको प्रोटेक्शन देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। ठीक है, मुसलमानों में भी कुछ शिया थे और कुछ सुन्नी थे। ठीक है, शिया कौन थे? अब शिया वो लोग थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। ठीक है, पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। वो कौन से मुस्लिम थे? शिया। ठीक है, अब सुन्नी मुस्लिम कौन थे? जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अब इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। तो शुरू में जब इस्लाम आया तो इस्लाम का नेतृत्व कौन करते थे? खलीफा करते थे। तो आगे भी ये परंपरा चलती रही है। तो इस्लामी न्याय सिद्धांत जो है, एक हनफी है और एक शफी है, ये अलग अलग न्याय सिद्धांत हैं इस्लाम के। तो इन दोनों न्याय सिद्धांतों में भी काफ़ी अंतर है। तो ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब इतिहासकार होते हैं जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो टाइम को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं मानते कि कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ वर्ष बीतना, उन इस तरह से वो टाइम को नहीं देखते। वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, वो उस तरह से टाइम को देखते हैं कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। ठीक है, समय ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है, कि टाइम के साथ साथ विचारों और विश्वासों में कितना चेंज आया है, क्या वो कांस्टेंट रहे हैं, स्थायी रहे हैं, या चेंज आया है। ठीक है, तो अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब अतीत को स्टडी करना ऐसे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर हम उसको बड़े बड़े कुछ हिस्सों या युगों या टाइम में बांट दें तो हम हिस्ट्री का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। अब टाइम पीरियड में इतिहास को बांटने की बात हो रही है, जिससे कि हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकें। तो जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है। कौन से 3 युग हैं वो? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब एक टाइम हिंदुओं का राज रहा है, एक टाइम मुस्लिमों का, और एक टाइम ब्रिटिशर्स का राज रहा है भारत में। तो इस विभाजन को अंग्रेजी इतिहासकारों ने माना है। हमारे इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश टाइम पीरियड में बांटा गया है।
तो क्या किस विचार पर आधारित है उनकी ये डिवीज़न? उनके अकॉर्डिंग धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। तो उनके अकॉर्डिंग धर्म के अकॉर्डिंग ही जो परिवर्तन आया है हमारी हिस्ट्री में, वो धर्म के अकॉर्डिंग ही आया है। अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकॉनमी, हमारी सोसाइटी, हमारी जो कल्चर है, उसका कोई योगदान नहीं होता, जबकि ये सरासर गलत है। तो इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। वो नहीं मानते कि जो हमारा इतिहास है उसको सिर्फ धर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा सकता है, जैसे हिंदू मुस्लिम, वो ऐसा नहीं मानते। तो वो आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। तो इस साल जो आप इतिहास की बुक पढ़ रहे हैं वो उसको हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। ठीक है, ये मध्यकालीन इतिहास है। इस टाइम पीरियड जो स्टडी कर रहे हैं 700 से 1750, इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो इस बुक में आप ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के इतिहास में 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। जो आखिरी 16वीं और 18वीं सदी रही है वो 18वीं और 11वीं सदी से अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। तो अब हम इतने सारे टाइम पीरियड को अलग अलग इकाइयों में अगर बांट भी दें तब भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं हिस्टोरियंस के लिए सभी चेंजेस को दिखाना। तो मध्यकाल की तुलना हम हमेशा प्राय आधुनिक काल से करते हैं। तो जो भी मिडिवल टाइम पीरियड है उसको हम मॉडर्न टाइम पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं। तो फिर हम ये कंपैरिजन करते हैं कि जो आधुनिक काल है वो काफ़ी डेवलप्ड है और मध्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। तो इससे आशय ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। तो हमने देखा कि जो 1000 साल का टाइम पीरियड है, मोटे मोटे तौर पर हमने देखा कि उसमें ऐसा नहीं था कि कुछ हुआ ही नहीं है। काफ़ी सारी चेंजेस जो है मध्यकाल पीरियड में आई हैं। तो आज आपने चैप्टर पढ़ा हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप चैप्टर को बार बार देख सकते हैं, तो इससे आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अपडेट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।